तो स्टूडेंट्स अब तक थ्योरी ऑफ डिमांड में छोटा सा व्यू फटाफट से ले लेते हैं। देखो थ्योरी है और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर सको ना उतना करना, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देर में भी ये पॉसिबिलिटी एक बार हमने पढ़ा सारी चीजें याद ना रह पाए, वो तभी हो पाएगा जब आप बार बार रिपीट करेंगे। तो छोटा छोटा ना रिवीजन जरूर लेते रहें। तो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले डिमांड कहा। सर डिमांड का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। दो बातों पर, एट वेरियस प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तीन बातें चाहिए इसके लिए, डिजायर चाहिए, परचेजिंग पावर चाहिए, मीन्स ऑफ परचेज मतलब, और विलिंगनेस टू यूज चाहिए। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है? क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को बोलते हैं, और क्वांटिटी और डिमांड बिना हमारे लिए डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को। इसलिए डिमांड को ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम स्टडी करते हैं। फैक्टर कौन कौन से डिमांड को चेंज करने वाले? एक कैटरिस पैरिबस, ध्यान रखना, अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहने चाहिए, मतलब जिस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो उसी में चेंज होगा, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रहे। तो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी बेटा नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़े डिमांड कम, प्राइस कम हो डिमांड बढ़ जाए। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव इफेक्ट, सब्सटीट्यूट पॉजिटिव इफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव इफेक्ट जो एक साथ काम आएंगी, कार पेट्रोल। अब नेगेटिव पॉजिटिव इतना तो समझ में आ जाना चाहिए सर क्या कहना चाह रहे हैं। सब्सटीट्यूट गुड का मतलब बेटा हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, एक की प्राइस बढ़ेगी दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी, लाइक टी एंड कॉफी। तो पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम ऑफ द कस्टमर का नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड पर रिलेशनशिप रहता है। नॉर्मल गुड अगर हम लोग कहें तो नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़े तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, इनकम कम हो तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होती है। इनमें भी एक क्लासिफिकेशन है, ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती है, लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल है, जो फूड आइटम्स हैं जो एक बार ही काम आएंगे, उनकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती नहीं है, क्योंकि तब हमारी ना डिपेंडेंसी फूड आइटम्स की जगह, ठीक है अब अमीर हो गए ना, खाने पीने की चीजें तो कवर हो रही है, अब हम लोग घर खरीदा या फर्नीचर खरीदा, कार खरीदा, उन पर ट्रांसफर हो जाती है। इंफीरियर गुड ऐसी गुड होती है जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, क्योंकि लोग बाग अब उस आइटम को ना खरीद कर उससे भी बेस्ट क्वालिटी को खरीदना चाहेंगे। इस गुड को हम लोग इंफीरियर गुड कहते हैं। तो इनकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है, एक लिमिट तक बढ़ती है और उसके बाद इनकम बढ़ने के साथ कम होती जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बेटा अगर हमारा कोई फैशनेबल है, प्रेफरेंस है चीज को लेकर, तो डिमांड बढ़ता ही है। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवैगन इफेक्ट कहता है कि आप लोगों के लिए दूसरे पड़ोसी की चीजों को देखकर हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, इसको कॉन्स्पिकस इफेक्ट या सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। वहीं जो हाई प्राइस कमोडिटी होती है ना, प्रेस्टीज गुड होती है, तो अमीर लोग प्राइस ज्यादा होने पर इसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, इसको बोलते हैं वेबलाइन इफेक्ट। और अगर ये चीज कॉमन हो जाए तो उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। कंज्यूमर अगर फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो डिमांड आज ही बढ़ा देगा, और वो उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, तो वो डिमांड आज पोस्टपोन कर देगा। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो उनके आइटम ज्यादा बिकेंगे, बच्चे ज्यादा है तो उनके आइटम ज्यादा बिकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर हम लोग कहें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में अगर आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंट्री में डिमांड ज्यादा रहेगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंट्री में डिमांड कंपैरेटिव कम रहेगी, क्योंकि अमीर चंद लोग ही हैं, बाकी सब गरीब है। क्रेडिट अच्छे से मिलेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, और क्रेडिट मुश्किल से मिलेगा तो डिमांड कम होगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम है तो आसानी से लोग लोन लेंगे, सस्ता लोन लेंगे और डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड फंक्शन, पहले तो ये ध्यान रखना फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट होता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो डिमांड तो हुआ हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरियस डिटर्मिनेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम लोग dx इक्वल टू फंक्शनली px m py pct a लिखते हैं। px का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, m का मतलब मनी इनकम ऑफ कस्टमर, py का मतलब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, पीसी का मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। कल अपना ना थ्योरी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा, तो कल और इस तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि पूरा ही चैप्टर रिवाइज रहे, और उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू करेंगे।
मैं बाइफिकेशन में पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट कल खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जो टॉपिक आएगा ना वो आएगा बेटा हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक शायद कल के क्वेश्चन में मैंने टिक रॉन्ग लगा दिया था, मैंने शायद समझाया तो आपको सही था कि पेप्सी का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए तो कोक एंड 7 अप की डिमांड में क्या होगा। पेप्सी एंड कोक एंड 7 सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर इसकी प्राइस कम हुआ तो इनकी डिमांड कम होगी। मैंने सिर्फ ये टिक लगा दिया था क्योंकि दो कमोडिटी थे तो दोनों की डिमांड कम होगी, कोक एंड 7 अप। तो ये डी आंसर लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने समझाया तो सही था बट टिक शायद गलत लग गया था। फिर कल की क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को रीड किया था। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि आप लोगों के लिए अदर एलिमेंट कैटरिस पेरिबस रहे तो आप लोगों की प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने के साथ डिमांड बढ़ता है। ये किसने दिया था सर? अल्फ्रेड मार्शल ने ये दिया था। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो एक टेबल होता है जो रिलेशनशिप को शो करता है, किस किस की रिलेशनशिप को, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड को। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड भी किसके रिलेशन को शो करता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड को। अदर एलिमेंट बाकी के सब कांस्टेंट रहने चाहिए और ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है। टेबल भी इनवर्स रिलेशन को शो करता है। और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। उसे हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप बेटा हमारे लिए रहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, इसलिए ये हमारे लिए इनवर्स रिलेशनशिप में हमारे लिए ये शेप बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप हमारे लिए होता है। ये भी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को शो करता है। अब अगर हम सारे इंडिविजुअली डिमांड शेड्यूल्स को समेशन लगा दें तो वो जो बनेगा पूरे मार्केट का डिमांड शेड्यूल बनेगा और उसका ग्राफ जो बनेगा वो हमारे लिए मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं। Law of demand assuming other things to remain constant establish the relationship between, किस किस में relationship बनाता है other thing constant रखे तो? price of commodity and quantity demanded में। तो price of good and the quantity demanded में relationship बनाता है। when price of commodity increase, price अगर बढ़ जाए तो quantity demanded हमारे लिए decrease हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर, ये देखो ये नोट वाला पॉइंट है। कंप्यूटर की डिमांड बढ़ रही है, मैं प्राइस की वजह से नहीं पूछ रहा हूँ। डिमांड अगर बढ़ जाए कंप्यूटर की तो फिर कंप्यूटर की प्राइस भी बढ़ जाएगी, प्राइस हमारे लिए इंक्रीज होगी। इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर बोथ, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, डिमांड बढ़ रही है तो ज्यादा कंप्यूटर खरीदे जाएंगे, ये तो इम्प्लाइड ही हो गया ना, इसलिए ये टिक मत लगा देना, ये भी लगाना क्योंकि ये दोनों इफेक्ट एक साथ चलेंगे ना। ज्यादा लोग बाग कंप्यूटर खरीदेंगे और प्राइस हमारे लिए बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, ये समझ में आना चाहिए बेटा, प्राइस की वजह से डिमांड नहीं पूछ रहा हूँ, डिमांड की वजह से प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि मार्केट में ज्यादा जने खरीदने आएंगे तो कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी तो कंप्यूटर ज्यादा खरीदे जाएंगे और उसकी वजह से प्राइस हमारे लिए बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड तो सर फिर आए क्यों? वो अदर एलिमेंट की वजह से आए होंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह या डोमेस्टिकेशन इफेक्ट की वजह से, पड़ोसियों के कंप्यूटर आए तो हमारे भी लाना है तो लोग बाग लाएंगे, प्राइस भी बढ़ेगी फिर भी लाएंगे, क्योंकि अब प्राइस की वजह से इंपैक्ट नहीं आ रहा, अदर एलिमेंट की वजह से इंपैक्ट चल रहा है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड राइज इन प्राइस लीड टू, प्राइस अगर बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी बेटा, प्राइस की वजह से पूछा ना आप, तो फॉल इन डिमांड हो जाएगा। ए डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमरा, अब ये वापस डिमांड की वजह से इंपैक्ट पूछ रहा है, तो कैमरे का डिमांड अगर बेटा हमारे लिए कम हो जाए तो कैमरे का प्राइस भी कम हो जाएगा और लोग कम खरीदेंगे। तो डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ कैमरा। जस्ट उल्टा क्वेश्चन वो कंप्यूटर वाले का। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा। Who have given the law of demand? Sir Alfred Marshall. A table which represent the different price of good and the corresponding quantity demanded, उस टेबल को डिमांड शेड्यूल कहते हैं, ध्यान रखना। The demand schedule depicts relationship between price and quantity demand। कौन सा रिलेशन आता है सर? इनवर्स रिलेशनशिप इसको हम लोग बोलते हैं। 10 is a graphical presentation of the, कौन किसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है? तो सर डिमांड कर्व is a graphical presentation of demand schedule। डिमांड कर्व is a graphical presentation of demand schedule। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो रॉन्ग नहीं लगेंगे, उसी वे में मैं स्टडी करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक पर बाइफिकेशन लेते हुए जो जो क्वेश्चन है बस ये कंटेंट तैयार कर। ऑल बट वन ऑफ द following are assumed to remain the same while drawing an individual demand curve। एक कर्व बनाते वक्त हम लोग सबको कांस्टेंट मानते हैं, किसको छोड़कर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट मानते हैं।
प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, इनकम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो अदर एलिमेंट है ना। ये नहीं पूछ रहा कांस्टेंट किसको मानते हैं, ऑल बट वन, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं मगर प्राइस में चेंज रखते हैं, तो ही तो डिमांड कर्व बनते हैं हमारे लिए। डिमांड कर्व है से कौन सा स्लोप होता है सर, तो नेगेटिव स्लोप होता है। द स्लोपिंग डिमांड कर्व इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमांड which describe an price demand relationship। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड में दो ऑप्शन है, इनवर्स या डायरेक्ट, तो इनवर्स रिलेशन होता है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमांड व्हिच डिस्क्राइब एन इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। बेटा बी आंसर हमारे। द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड को सम करें तो मार्केट डिमांड हो जाएगा बेटा। The table which represents the sum of various quantity demanded by market is called market demand schedule। The market demand schedule indicate, वो ये भी inverse relationship भी बताएगा ना price and quantity का। If we plot market demand schedule on graph we got, क्या पता चलेगा, market demand कर्व पता चलेगा। The lateral summation of individual demand, ये lateral summation वो है ना, कल बताया था मैंने आपको, यहाँ कहीं पढ़ा हो तो देखो, सारे ये लेटरल समेशन हमारे लिए कहलाएगा। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का कर्व का समेशन बन रहा है, तो ये समेशन मिलकर क्या बनेगा, तो ये हमारे लिए मार्केट डिमांड कर्व बेटा हमारे लिए बनेगा। क्या आपका मार्केट डिमांड कर्व ठीक लगेगा। कल के क्वेश्चन आज थोड़ा सा टफ है, मैं ज्यादा तो कोई टफ सिचुएशन नहीं कहूंगा, अगर आपने अब तक सारा समझा है तो थोड़ा सा टफ है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं आज के, और कल फाइनली कर थ्योरी ऑफ डिमांड फिनिश करेंगे। अच्छा, एक आपको इको कितना समझ में आ रहा है, या मैं इको को कंटिन्यू रखूं या ना रखूं, ऐसा कुछ आपको अगर रियली समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे ना, अभी अपने पास और तो कोई वे है नहीं जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए, बट आप प्लीज, मैं ना आपसे कहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर एक बार जरूर आप मैसेज जरूर सेंड करें, आपको कितना इको समझ में आ रहा है, या इस क्लासेस को कंटिन्यू रखें या क्या है, वो मुझे आप व्हाट्सएप पर्सनली कर जरूर बताएं, ताकि मैं आगे और आपको ये क्लासेस कंटिन्यू रख पाऊँ। क्योंकि हमारा स्टेट्स कंटिन्यू है, स्टेट्स में आपके क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कुछ एक दिन का ही सिलेबस बचा है, तो ये और मेरी तरफ से आपको एक और दिया जा रहा है, तो रियली में बेनिफिट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये आप जरूर मुझे बताइएगा। आज दो बातें ही हम स्टडी करेंगे, बट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। एक कहलाएगा रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और एक आएगा हमारे लिए एग्जम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने ये कहा कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर कैटरिस पैरेबस हो, मतलब अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? Why consumer buy more commodity when price of commodity fall? ये इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा, या ये इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ध्यान देना, कोई कारण तो होगा ना, आप लोग मुझसे ये तो पूछोगे ना कि सर ये ऐसा करते क्यों हैं। अच्छा, एक चीज और, ये इको सिर्फ हमारा बिहेवियर है, रट्टा नहीं मारना, हम क्या करते हैं फिजिक पर्सनल लाइफ में कमोडिटी के साथ, उससे ही समझना है, तो हमारे ही बिहेवियर, हम जो रात दिन करते हैं उससे वर्डिंग्स में समझना, ऐसा कोई नया नहीं है। तो पहली चीज, ये दो तीन क्वेश्चन का आंसर है, क्यों लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, क्यों प्राइस कम होने पर ही हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, क्यों डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है, उसके कारण हम लोग समझेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा कारण है, और वो है हमारे लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर आपकी कॉमर्स रहा है तो ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, अगर एक कॉमर्स नहीं रहा, एक को नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ना ठीक है, ये आपका अगले ही, ये जो है, आपको याद है मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, सेकंड चैप्टर है जिसमें 3 यूनिटें इन्होंने बांट रखी है, डिमांड का, कंज्यूमर बिहेवियर का, और एक सप्लाई का। कंज्यूमर बिहेवियर में लो आएगा, ये लो आएगा, बट अभी ठीक है क्वेश्चन आया है, तो अभी हम थोड़ा सा समझ लें, ज्यादा कंटेंट नहीं लेना है, थोड़ा ही, क्योंकि डिटेल से हम लोग इसको आगे समझेंगे। हम उन कारणों को बढ़ रहे हैं जिनकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, हम उन कारणों को बढ़ रहे हैं जिनकी वजह से प्राइस कम होने पर हम डिमांड ज्यादा करते हैं, उन कॉजेज में एक कॉज है, और ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला क्वेश्चन याद करो, ये लॉ किसने दिया था, तो सर ये प्रोफेसर मार्शल ने, वही अल्फ्रेड मार्शल ने ही ये लॉ दिया था। उन्होंने ये कहा था, जब हम किसी कमोडिटी का, जब हम किसी कमोडिटी को
ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनली का मतलब जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कम हो जाता है। मार्शल ने ये कहा था कि आप जैसे से किसी कमोडिटी को काम में लेते जाते हो तो बोरियत होती है ना। चपाती खाते गए दो खाई, दो के बाद तीसरी खाएंगे तो बोरियत आएगी, हम लोग फिर कह देंगे मना कर देंगे। बीच में वो आलू का पराठा आ जाए तो देर में भी आपका फिर वापस सेटिस्फेक्शन जाग जाए। मगर हम हमेशा कहते हैं कैटरिस पेरिबस, अदर थिंग कांस्टेंट रहे, मतलब थाली में जो चीजें वही है, लगातार चपाती आती जा रही है। तो दो चपाती के बाद तीसरी के आते आते हमारा सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है एक्स्ट्रा, कि नहीं अब उस एक्स्ट्रा चपाती की भूख हमारे लिए कम हो गई। उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को काम में लेते हो उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कम हो जाता है, इसीलिए हम हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, ध्यान देना, हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए पहले से कम प्राइस देना चाहिए। इसीलिए इसीलिए प्राइस कम होने पर ही हम एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। अब समझो, मैं 4 ऑरेंज खरीद रहा हूं, मान लो 4 ऑरेंज मुझे 20 रुपए में दे रहा है। अब मैं 5वां ऑरेंज तब नहीं खरीदना होगा, तभी खरीदूंगा जब प्राइस पहले से कम हो। यहाँ पर ऑरेंज की प्राइस मुझे 5 रुपए पड़ रही है इस केस में। अब मैं 5वां ऑरेंज, एक्स्ट्रा ऑरेंज के लिए 5 रुपए देने को एग्री नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं जैसे से ऑरेंज खा रहा हूँ उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरे लिए कम हो रहा है। तो मैं इस फिफ्थ ऑरेंज के लिए पहले से कम प्राइस देना चाहूंगा। सामने वाला अगर मुझे ये कहे कि सर आप 4 ऑरेंज ले रहे हो 20 रुपए में, मैं आपको ना 5 ऑरेंज देने को तैयार हूँ 23 रुपए में, तो देर मैं ना अब वो 5वां ऑरेंज भी खरीदूं, क्योंकि अब मेरे लिए पर यूनिट कॉस्ट पहले से कम आएगी। इसलिए प्राइस कम होने पर हम डिमांड ज्यादा करते हैं। और ये होता भी ना, हम शोरूम में जाते हैं, एक शर्ट लिए हुए तो सिर्फ 500 रुपए पड़ेगा, 2 शर्ट लोगे तो 800 रुपए पड़ेगा। मेरे को तो एक शर्ट ही चाहिए, पर अगर प्राइस वो कम कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कम आएगा, तो मैं कम प्राइस पर ही एक्स्ट्रा कमोडिटी को खरीदना चाहूंगा। बस अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, डिटेल अपना उस चैप्टर में आएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट काम में लेते जाते हो उसकी यूटिलिटी आपके लिए पहले से कम होती जाती है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग। इस लॉ की वजह से हम प्राइस कम पर ही ज्यादा डिमांड करना एग्री करते हैं। इसको इसको किसने दिया था? तो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। एक चीज यहाँ और ध्यान रखना, यहाँ ना हमारे लिए, वैसे ठीक है ये क्वेश्चन भी वहां रहना चाहिए था, बट ठीक है मॉड्यूल में दे रखा है तो अपन इसको यहाँ पढ़ रहे हैं कि इस केस में ना कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल बेटा इक्वल तब मिलता है जब उसको हर यूनिट से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो हमारे लिए प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल रहे। मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल रहे बेटा? प्राइस ऑफ कमोडिटी के। अभी ज्यादा नहीं समझ में आए तो ज्यादा फोकस मत करना, 3-4 वर्डिंग है बस उसे याद कर लो। मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगले चैप्टर में पढ़ूंगा, वहां डिटेल से देखेंगे। तो बेटा हमारे लिए ना एक कारण लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण आपका आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये किसने दिया था? तो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, वहां इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, पहली क्लास में बताया था। कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वहां होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी उसके प्राइस के इक्वल हो। बस इसको आप याद कर लें। अभी जहां प्राइस के इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो वहीं बेटा हमारे लिए इक्विलिब्रियम होता है। मार्शल ने कहा है हम एक्स्ट्रा यूनिट तभी खरीदेंगे जब बेटा ना ही विल लिंक टू पे ओनली लेस फॉर ईच एडिशनल यूनिट, वो पहले के कंपैरेटिव कम से कम देना चाहेगा हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, इसलिए डिमांड कर डाउनवर्ड होगा। फिर आता है बेटा हमारे लिए प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मिक्सअप मत करना चीजों को ना, अलग अलग अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को ध्यान रखना। हम उन कारणों को पढ़ रहे हैं जैसे डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है, उसमें अगला कारण है हमारे लिए प्राइस इफेक्ट। ये किसने दिया था? तो ये बेटा हमारे लिए इन दो बंदों ने दिया था, हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड एलन ने, ये भी क्वेश्चन है ध्यान रखना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के कारण डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, ये तो दिया था बेटा मार्शल ने। और हिक्स एंड एलन ने दिया था प्राइस इफेक्ट। इन्होंने कहा था प्राइस इफेक्ट के दो सिचुएशन है, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक है इनकम इफेक्ट। हिक्स एंड एलन ने ये कहा, पूछ ले प्राइस इफेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं? ध्यान रखना, प्राइस इफेक्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट दोनों आते हैं। किसने दिया था? तो सर हिक्स एंड एलन ने दिया था। इन्होंने कहा जब कोई कमोडिटी की प्राइस प्राइस कम हो जाए, कम हो जाए
तो ऐसी सिचुएशन में ना वो बाकी की चीजों के कंपैरेटिव सस्ती हो जाती है। तो अगर हमारे लिए टी की प्राइस कम हो जाए तो ये कॉफी की प्राइस के कंपैरेटिव ना सस्ती हो जाएगी, लोग कॉफी को छोड़कर टी पर आ जाएंगे, इसलिए प्राइस कम होने पर हम डिमांड बढ़ा देंगे। ये इनवर्स रिलेशन, यही तो कारण हम पढ़ रहे हैं, इन कारणों से डिमांड कर्व फॉलो होता है। या हो सकता है कि टी की प्राइस अगर बढ़ जाए तो कॉफी के कंपैरेटिव ये महंगी हो जाएगी, इसलिए लोग बाग अब टी को छोड़कर कॉफी पर चले जाएंगे, इसलिए टी की डिमांड में चेंजेस आ जाएगा। सर इसकी वजह से जो कॉफी में चेंजेस आ रहा है वो तो अदर फैक्टर्स वाले सिचुएशंस की स्टडी है। टी की प्राइस में कम होने से टी की डिमांड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? एक रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बेटा ना कॉफी के कंपैरेटिव टी सस्ती हो जाती है, इस वजह से लोग बाग कॉफी को छोड़कर टी पर आ जाते हैं और डिमांड बढ़ा देते हैं। एक आता है इनकम इफेक्ट। एक तो इनकम इफेक्ट हम लोग अदर फैक्टर में पढ़ते हैं, वो तो है कि इनकम की वजह से डिमांडों में चेंज आता है, यहाँ प्राइस की वजह से भी इनकम में चेंज आता है ना, प्लीज कंफ्यूज मत होना बेटा। एक तो इनकम इफेक्ट वो तो था मनी इनकम का इफेक्ट। मनी इनकम का इफेक्ट तो ये कहता है कि इनकम अगर बढ़ जाए तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है और इंफीरियर की डिमांड कम होती है, और इनकम अगर कम हो जाए तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होती है और इंफीरियर की डिमांड बढ़ सकती है। बट मैं यहाँ अलग चीज बता रहा हूँ, अगर प्राइस बढ़ता है ना बेटा तो कंज्यूमर की रियल इनकम, मजेदार क्लास है आज की, बहुत ध्यान देना बेटा। प्राइस अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाती है, इस कारण से वो डिमांड को कम कर देता है। आज हम प्राइस की वजह से किन किन चीजों पर इफेक्ट आता है ताकि हम डिमांड चेंज करते हैं उनको पढ़ रहे हैं। प्राइस अगर बढ़ती है तो ना रियल इनकम कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, इसलिए हम डिमांड बढ़ा देते हैं। सर ये रियल इनकम क्या है, ये अपन इंडेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ ध्यान से समझ लो। दो इनकम होती है, एक को कहते हैं मनी इनकम और एक को बोलते हैं रियल इनकम। मनी इनकम तो हम जितना कमाते हैं, मान लो मैं 1,000 रुपए कमाता था और मान लो मैं किसी कमोडिटी पर, मान लो मिल्क पर मैं अभी तक महीने के 400 रुपए खर्च करता था, मेरे पास बचता था 600, इस इनकम को बोलते हैं रियल इनकम। इस इनकम को बोलते हैं रियल इनकम, जो खर्च करने की बात बचती है। अब मान लो मनी इनकम वापस यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मैं 1,000 ही कमाता हूँ पर मिल्क की प्राइस कम हो गई और मिल्क अब 300 में ही मिल रहा है, तो मेरे पास बच रहे हैं 700। अब मेरी रियल इनकम, ध्यान दो, प्राइस कम होने से मेरी रियल इनकम पहले से बढ़ गई, 600 की जगह 700 बच रहे हैं। तो फिर जो एक्स्ट्रा 100 रुपए बच रहे हैं ना, उससे मैं थोड़ा और मिल्क ले लूंगा, कोई भी कमोडिटी, किसी भी एक्स कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, तो उस कमोडिटी को मैं पहले से ज्यादा खरीदना चाहूंगा। इसीलिए प्राइस कम होने पर हम लोग डिमांड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि उससे हमारी रियल इनकम चेंज हो जाती है। प्राइस कम होने पर रियल इनकम बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा रुपए बचेंगे तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। उल्टा होता है, ये केस यहाँ होता है और ये केस यहाँ होता। तो प्राइस बढ़ने की वजह से मेरे लिए रियल इनकम कम होती, पहले से कम बचते, तो हो सकता है कि मैं उस कमोडिटी की कंजम्पशन को कम कर देता। इस कारण से हमारे लिए प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप चलता है, ये कहलाता है हमारे लिए इनकम इफेक्ट, और इन दोनों को मिलकर हम लोग प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। यह है हिक्स एंड एलन ने दिया था। फिर आता है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है ना तो डिमांड बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, जो लोग अब तक उस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, प्राइस अगर कम हो जाती है तो अब वो अफोर्ड कर पाएंगे, मतलब उनकी औकात में नहीं थी, प्राइस कम हो गई, अब उनकी औकात में चीज हो गई, वो खरीद पाएंगे, तो नए कस्टमर और मिल गए ना मार्केट में, हमारे लिए डिमांड बढ़ जाएगी। डिफरेंट यूजेस, ऐसी कमोडिटीज जिनके तुम बहुत यूज कर सकते हो, उनकी प्राइस अगर कम हो जाए ना तो हम क्या करते हैं, उनके अलग अलग यूज करने लग जाते हैं, और अलग यूज की वजह से हम लोग उनकी डिमांड बढ़ा देते हैं। मिल्क हो गया, मिल्क बहुत सारी काम में आ सकता है, टी में काम आ रहा है, मिल्क ड्रिंक करने में ही काम आ रहा है। मिल्क बेटा हम लोग आइसक्रीम, मुंह में पानी नहीं लाने का ना, आइसक्रीम हम लोग बना सकते हैं ना, हमारे लिए मिल्क से और भी अलग अलग मिठाइयाँ बन सकती है। अगर प्राइस सस्ती हो जाए तो जो मिल्क अभी तक घर पर सिर्फ पीने में ही काम आ रहा था ना, हम उसके डिफरेंट यूज सोचने लगते हैं कि यार अब मिल्क की आइसक्रीम भी जमा लेते हैं, दही की लस्सी भी बना लेते हैं। तो अभी तक 1 लीटर मिल्क ही काम आ रहा था घर में, लेकिन जैसे प्राइस बेटा हमारे लिए कम हुई तो हम 5 लीटर ले लिए, प्राइस सस्ती है, मिल्क और ले लेते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं। यहाँ प्राइस कम होने पर डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि हम उसके डिफरेंट यूज बढ़ा देते हैं। और अगर वो महंगा हो जाए
महंगा हो जाए तो हम उसके अलग अलग यूज को क्विट कर देंगे, जो एसेंशियल नीड है वहीं पर काम में लेंगे, बाकी की चीजों को हटा देंगे। बस ये आपके रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या कारण हैं, या प्राइस कम होने पर ही डिमांड क्यों बढ़ाते हैं, या प्राइस बढ़ाने पर ही डिमांड क्यों कम करते हैं, या डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। चार कारण उसके मेन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, डिफरेंट यूजर यूज और अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। लॉ, अब क्वेश्चन क्या क्या है वो याद कर लो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था सर? प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। उन्होंने कहा था कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, उसकी प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल हो। सर ये क्या बला है, ये अगले चैप्टर में आएगा, ज्यादा फोकस मत रखना, बस चीजें याद कर लो। तो उन्होंने कहा था कि हम अगली कमोडिटी के लिए पहले के कंपैरेटिव कम प्राइस ही देना चाहेंगे। फिर था बेटा हमारे लिए प्राइस इफेक्ट में दो आते हैं, इसको हिक्स, दो आते हैं इसलिए दो जनों ने दिया था, हिक्स एंड एलन ने। तो वो प्राइस इफेक्ट में एक तो आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन्होंने कहा अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती ना, तो देर में भी वो किसी अदर सब्स्टिट्यूट, जिसके सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो फिर मत कहना सर है ही नहीं तो क्या होगा, ऐसा नहीं में नहीं चलता। ऐसा हो तो वैसा क्या होगा, वैसा होता है ऐसा क्या होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा है वैसा है, बस उसके अकॉर्डिंग चलते चलना, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं जाते। तो बेटा ना अगर किसी का सब्स्टिट्यूट के कंपैरेटिव सस्ता हो गया तो लोग उसको छोड़कर इस पर आ जाएंगे, इसलिए बेटा हमारे लिए डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम इफेक्ट, प्राइस अगर कम होती तो कौन सी इनकम बढ़ती है, मनी इनकम या रियल इनकम? नहीं सर, रियल इनकम बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, 600 की जगह 700 रुपए बचेंगे तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। फिर आता है अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो नए कस्टमर को बेनिफिट मिलता है, वो जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे वो अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी। डिफरेंट यूसेस, किसी कमोडिटी के अगर अलग अलग यूज किए जा सकते हैं, तो अगर उस कमोडिटी की प्राइस कम हो जाए तो हम उसके अलग अलग यूज करने लगते हैं, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसके अलग अलग यूज कम करने लगते हैं। इन कारणों की वजह से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। इन कारणों की वजह से लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। आज का लास्ट टॉपिक, और वो है एग्जम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। देखो ध्यान से समझना, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़े, इस वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम उन केसेस को पढ़ेंगे जिसमें ऐसा ना हो, कि वहां ना बेटा प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाए और प्राइस कम होने पर डिमांड कम हो जाए, ऐसे भी सिचुएशंस रहती हैं। इन सिचुएशंस को एग्जम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, मतलब यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। और इन पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि प्राइस पहले के कंपैरेटिव बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर पहले के कंपैरेटिव कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। कंफ्यूज मत होना, जनरली हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड ही फॉलो होता है, मगर ऐसी भी मार्केट में सिचुएशन होती है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाता है। नहीं फॉलो हो पाने का मतलब उल्टा जाता है। इन सिचुएशन को जो मैं आपको स्टडी कराऊंगा, इनमें ऐसा रह सकता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाए, प्राइस कम होने पर डिमांड हमारे लिए कम हो जाए, इसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड ना होकर अपवर्ड चला जाएगा। इन्हें हम लोग एग्जम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। तो ये कौन कौन से लॉ ऑफ डिमांड, ये जो मैंने अभी रामायण गई है वो सब ये लिखा हुआ है। फर्स्ट है इसमें कंस्पिक्यूअस गुड्स। कंस्पिक्यूअस विशिष्ट गुड्स को कहते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। कंस्पिक्यूअस गुड्स, वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, प्रेस्टीज गुड्स जो होते हैं ना, उन्हें कंस्पिक्यूअस गुड्स कहते हैं। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने वहां भी कहा था वेबलेन इफेक्ट के टाइम भी, कि प्रोफेसर वेबलेन ने ये बताया कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइस ज्यादा होने पर उनकी डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि वो प्रेस्टीज गुड्स होते हैं, लोगों को लगता है कि ये महंगी है, मतलब वो हमारी प्रेस्टीज को बयां करेगी, इसलिए हम महंगी कमोडिटी को खरीद कर लाते हैं। और अगर इनकी प्राइस कम हो जाए तो ये कॉमन होने से इनकी डिमांड हम लोग कम कर देते हैं, वही स्नोब इफेक्ट, स्नोब अपील हमारे लिए कहलाती है। इस सिचुएशन में आप सोचो ना, कहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ? सर ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ ही नहीं। प्राइस बढ़ने पर हमने कहा था डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन उल्टा डिमांड
अमीर लोग उसकी बढ़ाते हैं क्योंकि ये महंगा है इसलिए हम खरीद कर लाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कंस्पिक्यूअस गुड्स। तो प्राइस बढ़ने पर हम इनकी डिमांड बढ़ाते हैं, प्राइस कम होने पर डिमांड कम करते हैं। इसमें प्रेस्टीज वैल्यू, वेबलिन गुड्स भी कह सकते हैं, स्नॉब गुड्स भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। इनको हम लोग कंस्पिक्यूअस गुड्स कहते हैं। फिर आता है बेटा हमारे लिए गिफन गुड्स, थोड़ा सा बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको बाकी की चीजें बता देता हूँ। अगला है हमारे लिए कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। वो जो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था ना, वो है हमारे लिए कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, विशिष्ट आवश्यकताएं हम लोग इनको कह सकते हैं। ये हमें जरूरत नहीं थी, बट पड़ोसी का देखकर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से चीज खरीद कर ला रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है ना कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर वगैरह, कुकिंग गैस वगैरह, इनकी महंगी प्राइस ज्यादा होने पर हम उनको लेकर आते हैं। 32 इंच का एलईडी है, कोई पास वाला 40 का लेकर आया तो हम भी ना, नहीं यार 40 का लेकर आएंगे, वो बोली महंगा है बट लेकर आएंगे। यहाँ भी आप लोगों के लिए प्राइस बढ़ने पर हमारे लिए भले ही है पर डिमांड ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो रहा है, लोग बाग अड़ोसी पड़ोसी का देखकर चीजें खरीद कर लेकर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कंस्पिक्यूअस नेसेसिटीज। यहाँ भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। साथ एक्चुअली वो जो अदर फैक्टर्स है ना, वो अदर फैक्टर्स हैं, वहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, ये वो सब अदर फैक्टर ही पढ़ रहे हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये भी अदर फैक्टर में था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, फ्यूचर में अगर हमको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो हम लोग आज ही डिमांड को बढ़ा देते हैं, आज ही डिमांड को बढ़ा देते हैं। अब कल प्राइस 10 थी, आज 12 है, और हमें लगता है कि परसों तक ये 15 हो जाएगी, तो आज भले ही प्राइस बढ़ी है कल के कंपेरेटिव, तो होना तो ये चाहिए था डिमांड कम होनी चाहिए, पर हम आज डिमांड बढ़ा देंगे क्योंकि हमें पता है कि कल और प्राइस बढ़ जाएगी। और ये उल्टा होता, कल प्राइस 15 थी, आज प्राइस 12 है, प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ानी चाहिए, पर हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पता है कि कल और ये प्राइस कम होने वाली है, तो हम कल खरीदना चाहेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ही नहीं हुआ ना। कब? जब हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाली है, भले ही आज भी प्राइस बढ़ी हुई है तो भी हम ज्यादा खरीद कर रख लेंगे कि यार कल महंगा कौन खरीदेगा। लॉकडाउन में हम सबने करा होगा ना, वेजिटेबल जैसे लॉकडाउन हुआ तो खूब सब्जियां खरीद कर लाए, भले ही उस दिन भी सब्जी कल के कंपेरेटिव महंगी थी, पर हमें पता है कि लॉकडाउन के बाद ये सब्जियां और महंगी हो जाएगी तो हम खरीद कर लिया है। कहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ? कल के कंपेरेटिव तो प्राइस आज भी ज्यादा थी, फिर भी हम डिमांड करके ला रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। साथ ही में कभी कभी ना कंज्यूमर को अगर राशनल हो और उसे नॉलेज ही ना हो, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है बेटा। लेकिन अगर उसको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, कौन सी गुड़ अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, चीजें सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो तो तभी होगा ना जब तुम्हें ये आइडिया होगी प्राइस कल के कंपेरेटिव कम है या ज्यादा है। जब तुम्हें अता पता ही नहीं है तो तुम कोई नहीं ना, मार्केट में गए खरीद कर लिया है, तो तुमको नॉलेज ही नहीं है, आप इरेशनल हो। इरेशनल का मतलब होता है आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है। एक रैशनल बेटा कंज्यूमर कौन होता है? वो ये डिसाइड करता है कि जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, अच्छी प्राइस पर मिल रही है, वो खरीद कर लो। पर हमें मार्केट का नॉलेज नहीं है तो जो दिख गया वो उठा कर लिया होगे, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। साथ ही में लॉ ऑफ डिमांड बेटा हमारे लिए नेसेसरी गुड्स पर फॉलो नहीं होता है। नेसेसरी गुड्स पर, फूड आइटम्स पर, ये महंगी भी मिलेगी, वाटर हो गया, गैस हो गया, फूड या पावर, इन पर फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि नेसेसिटी गुड्स है। यहाँ प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी जो मिनिमम डिमांड है वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। और प्राइस कम भी हो जाए तो ऐसा नहीं 5 चपाती खाते थे 8 खाने लग जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए इन पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। साथ ही में स्पेक्युलेटिव गुड्स पर, शेयर मार्केट, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, सट्टा बाजार, स्टॉक एंड शेयर्स वगैरह हो गए, इन्हें स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। किसी शेयर्स के प्राइस अगर बढ़ रहे होते हैं ना तो ज्यादा बाई करना चाहते हैं लोग बाग, क्योंकि उन्हें पता है कल और बढ़ेगा, बेच देंगे। किसी चीज की चीजें सस्ती हो रही होती है ना तो लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, शेयर्स को नहीं खरीद रहे होते। शेयर ना, शेयर मार्केट में शेयर्स नहीं खरीद रहे होते, क्योंकि कल और सस्ता हो जाएगा, बेचेंगे कहाँ? कल सस्ता होगा, कल खरीदेंगे। तो इस वजह से स्पेकुलेटिव गुड्स पर भी ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। मुझे सिर्फ गिवन गुड समझाना थोड़ा टफ है, बाकी के कंटेंट आपके हो गए। तो देखो, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड वो आपके सारे अदर फैक्टर्स पर फॉलो नहीं होते हैं, उन्हीं में से एक है कॉन्स्पिकस गुड्स, वेबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। इन पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ये अमीर लोग खरीदते इसलिए क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है। अगर इसकी प्राइस कम हो जाए तो अमीर लोग इसको नहीं खरीदेंगे कंपेरेटिव, क्योंकि वो कॉमन हो गया। कंस्पिकस नेसेसिटीज क्या होता है? तो बेटा डेमोन्स्ट्रेशन नेसेसिटी इफेक्ट्स पर बेटा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, क्योंकि टीवी, फ्रीज वगैरह इनकी प्राइस ज्यादा भी होती है तो लोग खरीद कर ला रहे होते हैं, क्योंकि बेटा ना अदर दूसरे को देखकर, पड़ोसी को देखकर हम चीजें खरीद रहे होते हैं।
अगर कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस है कि उसे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी तो वो आज बढ़ी हुई प्राइस में भी डिमांड कर लेगा। अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो वो आज भले ही प्राइस पहले के कंपेरेटिव आज भी कम है पर नहीं खरीदेगा, फ्यूचर में खरीदेगा। अगर वो इरेशनल है या उसको ना मार्केट का नॉलेज नहीं है तो फिर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। हम अपने हिसाब से जो जैसा जो खरीद कर लिया है प्राइस का हमें कुछ अंदाजा नहीं होता है। नेसेसरी गुड्स की डिमांड पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स है, इनको तो हमें पूरा करना ही होता है। और एक स्पेकुलेटिव गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड हमारे लिए फॉलो नहीं होता है। शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है उस पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। वहाँ प्राइस ज्यादा होने पर ज्यादा डिमांड करते हैं शेयर्स की, प्राइस कम होने पर लोग बाग मार्केट छोड़ कर जाते हैं, खरीदते ही नहीं है। ये वो सिचुएशन है जहाँ डिमांड करो हमारे लिए डाउनवर्ड स्लोप ना होकर अपवर्ड स्लोप होगा। मतलब यहाँ प्राइस बढ़ने पर डिमांड सब जगह नहीं हुआ, इन पर्टिकुलर 7 सिचुएशन। और इनके अलावा भी जो आपके अदर इफेक्ट थे, इनकम इफेक्ट वगैरह, रिलेटेड गुड्स वगैरह, टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह, ये सब वही जो अदर फैक्टर थे इन सब में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। अब एक चीज आपका बचा है और वो है बेटा हमारे लिए गिफन गुड्स। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये किसने दिया था? तो सर रॉबर्ट गिफन ने ये दिया था। उनको ये अंदाजा हुआ, ध्यान देना बेटा प्लीज, अच्छा पॉइंट है। उनको ये पता चला जब उन्होंने स्टडी करा कि ब्रिटेन में ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने पर भी ब्रिटेन के वर्कर उसकी डिमांड को कम नहीं कर रहे हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, मतलब वहां लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हुआ। उनके सामने केस स्टडी कब आई थी? जो एक एनालिसिस कर रहे थे तो उनको ये पता चला कि ब्रिटेन के वर्कर ब्रेड की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही तो भी ज्यादा गुड इसको खरीद, जबकि होता क्या है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए मगर वो ब्रेड को ज्यादा खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने इसके पीछे रीजन ढूंढा तो उनको ये पता चला कि when the price of bread went up it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people। जब ब्रेड का प्राइस ज्यादा हुआ ना तो पुअर पीपल का परचेजिंग पावर कम हुआ। परचेजिंग पावर का मतलब होता है रियल इनकम, लोगों का रियल इनकम। अमीरों की रियल इनकम में कोई खास फर्क नहीं पड़ा पर गरीब लोगों की रियल इनकम में खूब फर्क पड़ा। एक बंदा जो कि डेली के 50 रुपए ही कमाता है, 10 रुपए में ब्रेड खरीदता था, मान लो 50 में भी ठीक, मान लो 20 रुपए का ब्रेड खरीदता था तो उसके लिए 30 रुपए बचते थे। अब 50 रुपए ही वो कमाता है, गरीब इंसान है, और ब्रेड 20 की जगह मान लो 30 रुपए का हो गया तो अब उसके पास सिर्फ 20 रुपए ही बचते हैं, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। वो क्या करता था ना, ब्रिटेन में उन्होंने जब स्टडी करा तो वो ब्रेड के साथ मीट खरीदता था, ब्रेड और मीट को खाता था। 20 रुपए में ब्रेड खरीदता था, 20 रुपए में ब्रेड खरीदता था, और मान लो कुछ रुपए और बचते थे उसमें, मान लो 20 रुपए में वो मीट खरीदता था, तो 20 और 20 मिलाकर 40 रुपए वो खर्च कर देता था। मार्केट में अचानक से क्या हुआ कि ब्रेड की रेटें बढ़ गई, ब्रेड हो गया 30 रुपए का, तो भी उसने ब्रेड की डिमांड को कम नहीं करा, बदले में ब्रेड की डिमांड को बढ़ा दिया। उसने मीट खाना बंद कर दिया और 40 रुपए का या मान लो 35 रुपए का वो ब्रेड खरीद कर लाने लगा, थोड़ा ज्यादा ब्रेड और मीट वो कम खरीद कर लाने लगा और पैसा उतना का उतना ही खर्च करने लगा। इस सिचुएशन को हम लोग गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन गुड्स का इफेक्ट सिर्फ गरीब लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होता है। ये बेसिकली इंफीरियर गुड्स होती है, थोड़ा ध्यान से समझते चलना और टफ है बेटा। ये कौन सी गुड्स होती है? इंफीरियर गुड्स। आपको याद है इंफीरियर गुड्स हम लोगों ने पढ़ा था। इंफीरियर गुड में हमने कहा था कि कुछ ऐसी गुड होती है जो इनकम बढ़ने के साथ साथ एक लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके बाद उनकी डिमांड हमारे लिए कम होने लगती है। और इनकम अगर हमारे लिए कम हो जाए तो उल्टा होगा, इनकी डिमांड ना बेटा हमारे लिए बढ़ने लगती है। सारी गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती है। बेसिकली इंफीरियर गुड्स ना लो क्वालिटी की गुड्स होती है। ब्रेड मीट के कंपैरेटिव लो क्वालिटी की गुड्स है, इसीलिए गिफन गुड्स जितनी भी है उन गुड्स को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। लेकिन सारे इंफीरियर गुड बेटा ना गिफन गुड नहीं होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपकी परचेजिंग पावर पर, आपके परचेजिंग पावर पर कितना इफेक्ट आ रहा है। अगर उस गुड्स का परचेजिंग पावर पर बहुत इफेक्ट आ रहा है, मतलब उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करी, अमीर लोगों पर तो ये फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, उनके लिए गिफन गुड्स नहीं है। पर हाँ, अमीर लोगों के लिए भी ब्रेड इंफीरियर गुड तो है मगर उनके लिए गिफन गुड नहीं कहलाएगी, ये तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए बेटा गिफन गुड कहलाएगी। तो गिफन गुड उन्होंने देखो क्या कहा
Why this happened? The reason given for this is that when the price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people that they were forced to cut down the consumption of meat. उनको ये फोर्स करा कि ऑटोमेटिक परचेजिंग पावर है नहीं तो वो मीट तो कम खाएं और बाकी के एक्सपेंसेस ऑफ फूड को भी बेटा कम कर दें। सिंस ब्रेड खाना तो है ही ना, बाकी की चीजें कम खाने लगे तो ब्रेड ही ज्यादा खाएंगे, भले ही उसकी प्राइस ज्यादा है, कंपेरेटिव पहले से बढ़ गई है, पर फिर भी बाकी की चीजों के कंपेरेटिव वो सस्ती गुड़ है, घटिया गुड़ से मगर फिर भी सस्ती गुड़ है, उसी को खाकर अपना पेट भरेंगे। इवन व्हेन इट इज प्राइस हायर देन बिफोर वाज स्टिल द चीपेस्ट, ये कंपेरेटिव अदर फूड आर्टिकल के कंपेरेटिव आज भी सस्ती है, तो वो बाकी की चीजों को ना खाकर इसको खाने लगेंगे। सच गुड विच एग्जिबिट, यहाँ पर आपका कौन सा रिलेशन आया है? डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन है, वहां ध्यान रखना। गिवन गुड में कौन सा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ती है डिमांड बढ़ा देते हैं, ये घटिया प्रोडक्ट है, मगर क्योंकि पुअर लोगों की परचेसिंग पावर पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, तो वो अब इससे अच्छी गुड्स को कम कर इसी गुड़ को ज्यादा खाने लगते हैं, इसको कहते हैं गिफन गुड, गिफन गुड्स। जनरली दोज गुड्स विच आर इंफीरियर, ये इंफीरियर गुड्स ही होती हैं जनरली, विच जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं होता है, हमें इस ब्रेड को ही खाना रहता है। ये ध्यान रखना, सारी गिफन गुड्स बेटा इंफीरियर गुड्स होती हैं, मगर सारी इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होती है। ये आपका आज का स्टडी पॉइंट, फटाफट से रिव्यू दे देता हूँ, क्वेश्चन करिएगा, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। लॉ ऑफ डिमांड के कारण क्या है, या बेटा हमारे लिए प्राइस कम होने पर ही डिमांड क्यों बढ़ाते हैं, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, उसके तो चार कारण है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्शल यूटिलिटी किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जब मार्शल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी उसकी प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल हो। सर ये क्या है? ये अगले चैप्टर में डिटेल से आएगा। साथ ही में बेटा हमारे लिए इस वजह से हम लोग हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए पहले से कंपेरेटिव कम प्राइस देना चाहते हैं, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन हमें पहले से कम मिलता है। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड इनकम इफेक्ट। ये किसने दिया था? तो हिक्स एंड एलन ने दिया था। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या कहता है? अगर किसी गुड की प्राइस कम हो जाती है, वो अदर कंपैरेटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरेटिव सस्ती हो जाती है, तो लोग उसको छोड़कर इसको काम में लेते हैं। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? प्राइस अगर किसी गुड की कम हो जाए तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ने की वजह से हमारे पास परचेजिंग पावर बढ़ता है, इसलिए हम डिमांड बढ़ा देते हैं। प्राइस कम होती तो नए कस्टमर अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ा देते हैं। प्राइस अगर कम होती तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट यूज करने लगते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ा देते हैं। किन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, या एग्जम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? कॉन्स्पिकुअस गुड्स, वेबलन इफेक्ट, स्नो इफेक्ट, प्रेस्टीज गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। अमीर लोग प्राइस ज्यादा होने पर ही इनको खरीदते हैं, प्राइस कम होने पर इसकी यूज कम कर देते हैं। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं सारे। गिफन गुड्स में याद रखना बस कि डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप होता है, बस ये ध्यान रखना। एक तो गिफन ने दिया था, 3 क्वेश्चन ही ध्यान रखने, बाकी कोई काम के नहीं। गिफन ने दिया था डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप हमारे लिए डिमांड के साथ यहाँ होता है। ये सारे इंफीरियर गुड्स ही हैं, लेकिन सारे इंफीरियर गिफन गुड नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका परचेसिंग पावर पर कितना इफेक्ट आता है। होता क्या है कि गिफन गुड्स ऐसे घटिया प्रोडक्ट है, इनकी प्राइस अगर बढ़ भी जाती है ना, तो फिर भी बाकी की अदर गुड्स के कंपैरेटिव सस्ती ही है, तो लोग बाग वो बाकी की परचेसिंग पावर कम हो गया तो उन अदर गुड्स को ना खरीद कर इसी गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। कंस्पिकुअस नेसेसिटीज जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, उनमें भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, लोग बाकी की चीजों को देखकर, पड़ोसियों को देखकर चीजें फिर भी खरीद रहे होते हैं। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी बेटा हमारे लिए डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। अगर हमें लगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो आज बढ़ी हुई प्राइस पर भी हम तो ज्यादा डिमांड करेंगे, और हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, तो आज भले ही कल के कंपैरेटिव प्राइस कम थी, फिर भी हम डिमांड पोस्टपोन कर कल जब और कम होगी तब खरीदेंगे। और आखिरी बेटा हमारे लिए ना देखो, अगर हमें नॉलेज नहीं है मार्केट का, इरेशनल है हम लोग, तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। नेसेसरी गुड्स पर डिमांड फॉलो नहीं होता है, फूड आइटम आर्टिकल्स जो नेसेसरी उन पर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक नीड तो पूरा करना ही करना। जहाँ हमारी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। इन सिचुएशन में डिमांड करो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये सब के अलावा वो जो भी अदर फैक्टर थे, वो सब ऐसे मैक्सिमम अदर फैक्टर तो यहाँ आ ही गए हैं, उनके अलावा भी जो भी अदर फैक्टर बचते हैं, उन सब जगह भी बेटा हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। की पॉइंट ही याद रखने हैं, रट्टे मारकर लिखने नहीं है वहां, सिर्फ उन की पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फाइट करोगे। कल इनको डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस को, और नया टॉपिक पढ़ते हैं, और कल थ्योरी ऑफ डिमांड फिनिश करते हैं।